In this lecture, we are going to study some numerical problems based on set theory. Okay, and apart from university examination or college examination, these kind of problems are also asked in competitive exams. Okay, so let's try to solve these questions. तो अब हम लोग जितने भी न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं यहाँ पे अभी, उन सब में हम वेन डायग्राम का यूज़ करेंगे. ठीक है, तो डायरेक्टली हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करें इससे पहले हम लोग एक बार जो दो मैंने वेन डायग्राम यहाँ पे बनाए हुए हैं इनकी थोड़ा सा बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेते हैं. ठीक है, तो पहले वाले वेन डायग्राम में यहाँ पे दो सेट हैं ए और बी. ठीक है, तो अगर मैं अब मेरे को जितने भी यहाँ पे रीजन दिख रहे हैं अगर मैं इनमें मार्किंग कर दूँ 1, 2 एंड 3. ठीक है, तो जो मेरा सेट ए है इसमें कौन कौन से रीजन आ रहे हैं 1 एंड 2. अगर अब इसमें मैं केवल फर्स्ट रीजन की बात करूं तो क्या शो करता है ओनली ए का पार्ट. ठीक है, ये ए का वो पार्ट नहीं दिखाता जो बी में भी है. ठीक है, मैंने पहले बता चुका हूं मैं ये चीज इंटरसेक्शन के अंदर आती है ए एंड बी का कॉमन पार्ट. ठीक है, जो रीजन 2 है तो ऐसे ही रीजन 3 क्या दिखाता है ओनली बी का पार्ट. ठीक है, और अगर बी का टोटल रीजन देखेंगे तो 2 एंड 3 दोनों रीजन आएंगे इसमें 2 एंड 3. ठीक है, और जो रीजन 2 है वो हमें पता है ये क्या है कॉमन रीजन है ए और बी दोनों का, ए एंड बी दोनों का पार्ट है. ठीक है, तो सेकंड डायग्राम में हमारे पास 3 सेट हैं ए बी सी. ठीक है, इसमें रीजन कितने होंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7. ठीक है, तो यहाँ पे 7 रीजन्स हैं. तो मेरा जो रीजन 1 होगा इसमें कौन से एलिमेंट्स आएंगे एलिमेंट्स विच बिलोंग्स टू ओनली ए. ठीक है, जो केवल ए का पार्ट होंगे, बस यहाँ से यहाँ तक जो केवल ए का पार्ट होंगे. तो रीजन 2 क्या दिखा रहा है ऐसे ही रीजन 2 दिखाता है ए और बी के कॉमन एलिमेंट्स. ठीक है, तो और जो सी का पार्ट नहीं होंगे. ठीक है, ये चीज़ बहुत इसमें इंपॉर्टेंट है कि जो रीजन 2 है इसमें कौन से एलिमेंट्स आएंगे केवल ए और बी के कॉमन एलिमेंट्स बट नॉट सी. ठीक है, क्योंकि यहाँ देखिए सी की बाउंड्री यहाँ से नीचे है. ऐसे अगर रीजन 3 की बात करें एलिमेंट्स विच बिलोंग्स टू ओनली बी. ठीक है, ऐसे ही अगर ये रीजन की बात करें हम रीजन 4 तो इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे एलिमेंट्स विच बिलोंग्स टू ए एंड सी बट नॉट बी. ठीक है, और 5 रीजन नंबर 5 ये उन एलिमेंट्स को कंटेन करेगा जो ए में भी होंगे बी में भी होंगे और सी में होंगे. देखिए यहाँ पे कलर से हमें पता चल रहा है ब्लू भी आ रहा है, स्काई ब्लू भी आ रहा है और रेड भी आ रहा है. ठीक है, तो इसमें तीनों सेट के कॉमन एलिमेंट्स यहाँ पे आएंगे. ऐसे ही अगर रीजन 6 की बात करें तो इसमें कौन से एलिमेंट्स आएंगे ऐसे एलिमेंट्स जो बी का भी पार्ट होंगे और सी का भी बट नॉट ए. ठीक है, और लास्ट में रीजन नंबर 7 इसमें एलिमेंट्स आएंगे जो केवल सेट सी को ही बिलोंग करेंगे. ठीक है, और इसमें एक और रीजन होगा रीजन 8. तो रीजन 8 में ऐसे एलिमेंट्स आएंगे जो ना ए का पार्ट होंगे ना बी का और ना सी का. ठीक है, इफ x and y are two sets such that x union y has 50 elements, x has 28 elements and y has 32 elements, how many elements does x intersection y have? Okay, तो सपोज ये सेट x है और ये सेट y है. ठीक है, अब यहाँ पे भी मैं अलग अलग रीजन बना लेता हूँ a, b एंड c. तो x यूनियन y हैज 50 एलिमेंट्स. तो x और x यूनियन y का रीजन कौन कौन सा हो जाएगा a प्लस b प्लस c. ठीक है, इन तीनों रीजन से मिलकर x यूनियन y बनेगा क्योंकि x यूनियन y क्या होता है ये वाला रीजन. ठीक है, पूरा रीजन इसको हम पढ़ चुके हैं पहले. तो इसकी वैल्यू हमें क्या गिवन है 50. नेक्स्ट x हैज 28 एलिमेंट. तो x सेट x में कौन कौन से रीजन आएंगे a प्लस बी. इसकी वैल्यू क्या गिवन है 28. ऐसे ही y के लिए क्या हो जाएगा b प्लस सी और इसकी भी वैल्यू हमें क्या गिवन है 32. तो अब हमें कैलकुलेट क्या करना है x इंटरसेक्शन y. मतलब हमें क्या निकालनी है b की वैल्यू क्योंकि x इंटरसेक्शन y है क्या b तो है. अगर x के एलिमेंट में बोलूँ कि a, b है y के b, c है. ठीक है, ये x है और ये y है. दोनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा
बी। तो हमारे पास अब 3 इक्वेशंस हैं अलग अलग, ठीक है, 1 2 एंड 3। तो इनका यूज़ करके हमें बी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ठीक है। ईजिली हम ये कर सकते हैं। क्या करेंगे, a प्लस बी इक्वल टू 28 है, उस वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में रख देते हैं। यहाँ से हमारे को c की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ से c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 50 माइनस a प्लस बी, एंड a प्लस बी इज 28, तो ये आ गया 22, ठीक है। नेक्स्ट b की, अगर इस c की वैल्यू को हम इक्वेशन 3 में पुट कर दें, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 32 माइनस b इज इक्वल टू 32 माइनस 22, तो आंसर आ जाएगा हमारा 10, ठीक है। तो x इंटरसेक्शन y इज इक्वल टू 10, ठीक है, इजी है। और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इन ए स्कूल देयर आर 20 टीचर्स हु टीच मैथमेटिक्स और फिजिक्स। ऑफ दीज 12 टीच मैथमेटिक्स एंड 4 टीच बोथ फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। हाउ मैनी टीच फिजिक्स, ठीक है। एक स्कूल में 20 टीचर्स हैं जो मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं या फिजिक्स पढ़ाते हैं। इनमें से 12 टीचर्स मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं और 4 टीचर्स फिजिक्स और मैथमेटिक्स दोनों पढ़ाते हैं, ठीक है। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है कि फिजिक्स कितने टीचर पढ़ाते हैं, ठीक है। ओनली फिजिक्स नहीं लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, हाउ मेनी टीच फिजिक्स, ठीक है। वापस इसको हम कैसे करेंगे, यूजिंग वेन डायग्राम, ओके। देखते हैं। तो हम यहाँ पे कितने, 2 अलग अलग सेट बनाएंगे। एक सेट आएगा हमारा मैथ्स के लिए और दूसरा आएगा फिजिक्स के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे भी मैं अगर यहाँ पे रीजन बना दूँ अलग अलग, इसको मैं बोलता है एम, एम मीन्स मैथमेटिक्स और पी फॉर फिजिक्स। अगर यहाँ पे 3 रीजन बनाए, ए बी एंड सी। देखते हैं क्वेश्चन में क्या क्या गिवन। 20 टीचर्स हु टीच मैथमेटिक्स और फिजिक्स, ठीक है। यहाँ पे क्या यूज, कौन सा वर्ड यूज हुआ है, और, ठीक है। तो और कहाँ पे यूज होता है, यूनियन में। तो हमें क्या गिवन है, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 20, मीन्स मैथमेटिक्स और फिजिक्स का यूनियन गिवन है, ठीक है। वो 20 टीचर्स हैं। नेक्स्ट, ऑफ दीज 12 टीच मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स के रीजन में कौन कौन आ रहे हैं, ए और बी। तो a प्लस बी हमें क्या क्या गिवन है, 12। नेक्स्ट, 4 टीच बोथ फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। तो ये कौन सा रीजन होगा, बोथ फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स के लिए, बी, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या गिवन है, 4, क्योंकि कॉमन रीजन यही है जो मैथ्स में भी आ रहा है और फिजिक्स में भी आ रहा है। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, हाउ मैनी टीच फिजिक्स। तो हमें फिजिक्स पढ़ाने वाले टीचर्स कैलकुलेट करने हैं, ठीक है, नंबर ऑफ टीचर्स। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, बी प्लस सी की वैल्यू। लेट अस सपोज दिस इज इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3। तो हमें कैलकुलेट करना है बी प्लस सी। अगर मैं इक्वेशन 2 से a प्लस बी की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर दूं, तो मुझे c की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 20 माइनस 12, दैट इज 8, ठीक है। तो अब b प्लस सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, b हमारे पास 4 है और c 8 है। तो b प्लस सी इज इक्वल टू 8 प्लस 4 इज इक्वल टू 12, ठीक है। तो कितने नंबर ऑफ टीचर्स होंगे जो फिजिक्स पढ़ाएंगे, 12, ठीक है, इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ सर्वे ऑफ 400 स्टूडेंट्स इन अ स्कूल, ठीक है। किसी स्कूल में 400 स्टूडेंट्स पे एक सर्वे किया। 100 वर लिस्टेड एज टेकिंग एप्पल जूस, जिनमें से 100 क्या पीते हैं, एप्पल जूस, ठीक है। यहाँ पे हमें सेट भी बनाते हुए चलना है। 150 एज टेकिंग ऑरेंज जूस एंड 75 वर लिस्टेड एज टेकिंग बोथ एप्पल एज वेल एज ऑरेंज जूस, ठीक है। तो मेरे पास 2 सेट होंगे, ऐसे बच्चों का सेट जो एप्पल जूस पीता है और ऐसे बच्चों का सेट जो ऑरेंज जूस पीता है, ठीक है। सपोज मैं इसे बोलता हूँ ए और इसे बोल देते हैं ओ, ठीक है, ऑरेंज जूस के लिए और ए एप्पल जूस के लिए, और इनके रीजन देते हैं ए बी सी। तो हमें क्या क्या गिवन है, 100 वर लिस्टेड एज टेकिंग एप्पल जूस। तो ए प्लस बी एप्पल जूस के लिए इज इक्वल टू 100 एंड b प्लस c इज इक्वल टू 150 and 75 were listed as
टेकिंग बोथ एप्पल एज वेल एज ऑरेंज जूस। ठीक है, तो कॉमन पार्ट बी। ठीक है, तो इसमें आ जाएंगे कितने 75। तो अब क्या हमें कैलकुलेट करना है, स्टूडेंट्स वर टेकिंग नीदर एप्पल जूस नॉर ऑरेंज जूस। ठीक है, तो ये वैल्यू कैसे निकलेगी, टोटल माइनस जो एक भी टाइप का जूस पीते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या कैलकुलेट कर लेते हैं, ए की वैल्यू और सी की वैल्यू। हमारे पास बी की वैल्यू ऑलरेडी है, तो ए की वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ए हमारे को शो क्या करता है यहाँ पे, जो केवल एप्पल का जूस पीते हैं, ऐसे सी जो केवल ऑरेंज जूस पीते हैं। ठीक है, तो अगर बी की वैल्यू इक्वेशन 1 में रख दूँ तो वहाँ से ए की वैल्यू निकल जाएगी, और अगर बी की वैल्यू इक्वेशन 2 में रख दूँ तो यहाँ से सी की वैल्यू निकल जाएगी। तो यहाँ से ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 100 माइनस 75 दैट इज 25, एंड यहाँ से बी की वैल्यू आ जाएगी, सॉरी सी की वैल्यू आ जाएगी 75। ठीक है, 150 माइनस 75, और बी हमारे पास पहले से है 75। तो अब स्टूडेंट्स वर टेकिंग नीदर एप्पल जूस नॉर ऑरेंज जूस। ठीक है, टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं 400। ठीक है, माइनस अब इसमें से ऐसे बच्चे जो एक भी टाइप का जूस पीते हैं। ठीक है, अगर उसको टोटल में से मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं तो क्या आ जाएंगे, ऐसे बच्चे जो ना एप्पल जूस पीते हैं और ना ऑरेंज जूस पीते हैं। तो ओनली एप्पल आ गई 25, और उसके बाद ओनली ऑरेंज जूस 75, और ऐसे बच्चे जो दोनों जूस पीते हैं एप्पल ऑरेंज वो भी 75। तो ये हो जाएगा 400 माइनस 5 3 50 175, तो सब्ट्रैक्ट करके आ जाएगा 225, और यही आंसर हो जाएगा। तो हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है, देयर आर 200 individuals with a skin disorder. 120 had been exposed to the chemical C1, 50 to chemical C2, and 30 to both the chemical C1 and C2. ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ इंडिविजुअल एक्सपोज टू, तीन अलग अलग यहाँ पे मुझे क्वेश्चन के बने। ठीक है, तो क्वेश्चन में 200 लोग जो हैं उनको स्किन डिसऑर्डर था। ठीक है, इसमें से 120 को स्किन डिसऑर्डर का रीज़न था केमिकल C1, और 50 को था केमिकल C2। ठीक है, और 30 लोगों को केमिकल C1 और C2 के कारण स्किन डिसऑर्डर हुआ था। तो हमें कैलकुलेट करना है पहले क्वेश्चन में ऐसे इंडिविजुअल्स को या नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स को जिन्हें स्किन डिसऑर्डर केमिकल C1 से हुआ था, न कि केमिकल C2 से। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं इसको वेन डायग्राम से। तो यहाँ पे कितने सेट बनेंगे, 2 सेट। ऐसे लोग, पहला सेट ऐसे लोगों का जिन्हें स्किन डिसऑर्डर केमिकल 1 के कारण हुआ, और दूसरा उन लोगों का जिन्हें स्किन डिसऑर्डर केमिकल 2 के कारण हुआ। ठीक है, इसको C1 और इसको C2 बोल देते हैं, और रीज़न हो गए A, B एंड C। तो 120 had been exposed to the chemical C1। ठीक है, तो A प्लस B की वैल्यू क्या आ गई 120। नेक्स्ट केमिकल C2 यानी B प्लस C की वैल्यू भी आ गई हमारे पास 50, एंड 30 टू बोथ द केमिकल C1 एंड C2। तो बोथ वही हमारा कॉमन रीजन B इज इक्वल टू 30। ठीक है, अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, पहले केमिकल C1 बट नॉट केमिकल C2, मतलब केवल हमें A की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो A की वैल्यू कैलकुलेट करना इजी है। यहाँ से अगर मैं इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3, इक्वेशन 1 में B की वैल्यू रख दूँ तो A इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 90। ठीक है, तो 90 ऐसे पीपल होंगे जो एक्सपोज हुए होंगे केमिकल 1 से बट नॉट केमिकल C2 से। ठीक है, नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन क्या है, इंडिविजुअल एक्सपोज टू केमिकल C2 बट नॉट केमिकल C1। तो ऐसे कौन से लोग हैं जो C वाला रीजन है। ठीक है, तो C की वैल्यू कहाँ से आएगी, अगर इक्वेशन 2 में B की वैल्यू हम पुट कर दें तो C इज इक्वल टू क्या आ जाएगा
20, तो इसका आंसर क्या हो गया 20। अब नेक्स्ट क्या पूछा है, केमिकल C1 और केमिकल C2, ठीक है। यहाँ पे क्या यूज़ किया हुआ है, और, ठीक है। मैं बता चुका हूँ कि और कहाँ पे यूज होता है, यूनियन के लिए। तो हमें क्या निकालना है, C1 यूनियन C2, ठीक है। तो C1 यूनियन C2 में कौन कौन से रीजन आ रहे हैं, ए, या एलिमेंट्स भी मैं अगर बोलूँ तो ए एंड बी, ए बी और सी, तो इनका सम जो है वो हो जाएगा आंसर, ठीक है। ए में है 90 और बी की वैल्यू है 30 और सी की वैल्यू आई थी हमारी 20, तो ये हो जाएगा 9 3 12, 12 और 2 14, क्योंकि 140, ठीक है। तो 100 और 140 ऐसे पीपल होंगे या इंडिविजुअल्स मैं बोल लूँ जिन्हें स्किन डिसऑर्डर का रीजन केमिकल C1 या फिर केमिकल C2 होगा, ठीक है। ये इसका आंसर हो जाएगा। So till now we have solved set theory problem based on 2 sets. Okay, from the next video or in next video we will solve set theory problem based on 3 sets. Okay, thank you.